हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ सुनील शिंदे। वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखिए, अभी जिस चैप्टर का आज रिवीजन है उस चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स। थ्योरेटिकल रिएक्शन दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। तो देखते हैं अभी एक एक। तो पहला बायोमॉलिक्यूल ले रहा हूँ मैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है आपको मालूम होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कंपाउंड्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव क्या देगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो मैंने इसका एक यहाँ पे चार्ट बना दिया है पूरा क्लासिफिकेशन, तो एकदम इसमें पूरा क्विक रीजन हो जाएगा। देखो, तो हम कार्बोहाइड्रेट क्लासीफाई कर रहे हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है ना, चलता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग जैसा लिखना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलाइसिस में देखेंगे तो उसको दो टाइप में क्लासिफाई किया, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये क्या होता है, बेसिक यूनिट होता है और इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। और इसको हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स के बेसिस पे। मतलब पहले फंक्शन ग्रुप याद रखना, एल्डोजेस और कीटोजेस। ठीक है ना, एल्डोजेस और कीटोजेस, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोनिक ग्रुप होता है। और इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पे, एल्डो ट्रायोस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस। ठीक है ना, इसको भी कर सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन आइटम के बेसिस पर। मतलब कीटो ट्रायोस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस, देख लेना उनके एग्जाम्पल्स। ठीक है ना। फिर एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, इसको ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में क्लासीफाई करें। ओलिगोसैकेराइड्स मतलब ग्रीक वर्ड होता है फ्यू। तो अगर हमने क्या किया, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइज किया तो आपको क्या मिलेगा, 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स मिलेगा इसके अंदर। ठीक है ना। तो अगर 2 मिलेगा तो डाइसैकेराइड्स 3 मिलेगा, तो ट्राइसैकेराइड 4 मिलेगा, तो टेट्रा 5, पेंटा 6, हेक्सा 7, हेप्टा 8, ऑक्टा 9, नोना 10, डेका, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रा। डाइसैकेराइड्स में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट मिलेंगे, उसके एग्जाम्पल होंगे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड्स का अगर आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिलेंगे 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। ठीक है ना, तो उसका एग्जाम्पल है रेफिनोस। और टेट्रा में 4 मिलेंगे, तो उसका एग्जाम्पल है स्टैचूस। ये बहुत ईजी है, याद कर सकते हैं। और जिनका बायो है तो उनको तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको 11th में हो गया होगा ये। पॉलीसैकेराइड्स मतलब द कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट। उसका एग्जाम्पल है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। अब जो सेकंड जो क्लासिफिकेशन बेस देखो, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो उसको शुगर और नॉन शुगर। शुगर सबने देखा है, क्रिस्टलाइन। ठीक है ना, स्वीट इन टेस्ट, वाटर सॉल्युबल रहता है। तो इसमें सारे एग्जाम्पल कौन से आएंगे, ओलिगोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स। मतलब ओलिगोसैकेराइड्स क्या आ जाएंगे और आपके ये आ जाएंगे ना, मोनोसैकेराइड्स। नॉन शुगर में पॉलीसैकेराइड्स के सारे एग्जाम्पल है। नॉन शुगर मतलब कैसे रहेगा ये, अमार्फस, इनसॉल्युबल इन वाटर, बराबर है, इनसॉल्युबल इन वाटर और टेस्टलेस रहता है। ठीक है ना। तो इसमें मोनोसैकेराइड्स आ जाएगा और ओलिगोसैकेराइड, इसमें क्या आ जाएगा आपका, पॉलीसैकेराइड्स। अब ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी पे, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर मतलब जो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग से रिड्यूस हो जाते हैं उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर, इसमें माल्टोस, लैक्टोस। और नॉन रिड्यूसिंग में क्या आएगा, जो कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस और फेलिंग से रिड्यूस नहीं होते वो इसमें आ जाएंगे, और इसके एग्जाम्पल आएगा सुक्रोज। ठीक है ना। चलिए इतना आप कर लीजिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है एकदम, क्विक। पहले पढ़ा होगा तभी इससे आपको एकदम क्विक रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। आप देखते हैं ग्लूकोज और उसके प्रिपरेशन मेथड्स। 2 प्रिपरेशन मेथड है। फर्स्ट है फ्रॉम सुक्रोज, ये आपका लैब मेथड है, इसको हम बोलते हैं लैब मेथड, लेबोरेटरी मेथड बोलेंगे इसको। इसमें क्या करना है, आपको सुक्रोज लेना है, सुक्रोज का एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है, या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट HCl के साथ। तो आपको मिलेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्योंकि सुक्रोज मालूम आपको डाइसैकेराइड, तो 2 यूनिट मिलेंगे, एक ग्लूकोज का और एक फ्रुक्टोज का। ठीक है ना। फिर फ्रॉम स्टार्च, स्टार्च लिया हमने, ठीक है ना, स्टार्च। और ये आपका कमर्शियल मेथड है, ये आपका मतलब कि इंडस्ट्रियल मेथड इसको बोलते हैं, कमर्शियल मेथड बोलेंगे इसको, कमर्शियल मेथड। ओके, तो इसमें क्या करना है, स्टार्च लेना है, उसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करना है इसका भी, लेकिन टेम्परेचर 393 केल्विन और प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ेगा। तो इसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और बन जाएगा n नंबर ऑफ ग्लूकोज, मतलब लार्ज स्केल में बनता है ये। ठीक है ना। तो
तो ऐसा आपको कर लीजिए, छोटे छोटे फटाफट ऐसे ही जाना है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि MCQ में क्लियर होनी चाहिए कंसेप्ट बस। ठीक है, चलिए कर लीजिए इसको। ओके, अब देखते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज। ठीक है ना। अब देखो ग्लूकोज को हमने HI के साथ रिड्यूस किया तो क्या हो जाएगा, ये आपके यहाँ पर हाइड्रोजन 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 ऐड होकर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन। तो ये आपका स्ट्रेट चेन मिलेगा, तो इसका मतलब आपका ये ओपन चेन स्ट्रक्चर इसका ऐसा बता रहा है। फिर इसको हाइड्रोक्सिल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर आपका अल्डिहाइड जैसे, ये सारे रिएक्शन अल्डिहाइड की जैसे ये पूरी। ठीक है, यहाँ पर आपको H करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब ऑक्सीजन निकालना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, OH निकालना है। तो वाटर निकल गया तो ये NH ग्रुप यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका ग्लूकोऑक्साइम। और अगर आपने ग्लूकोज को किसी रिएक्शन के हाइड्रोजन साइनाइड तो बनेगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल देखो अल्डिहाइड जैसे रिएक्शन, अल्डिहाइड किया उसको आ जाएगा। फिर आपको ग्लूकोज का ब्रोमीन वाटर से ऑक्सीडेशन किया तो बनेगा, यहाँ पे जो अल्डिहाइड ग्रुप है वो ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सी ग्रुप है, बाकी सेम है। जो भी होगा वो अल्डिहाइड ग्रुप पे यहीं पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। इसमें आपका 2 जगह होने वाला है इसमें, और इसमें देखेंगे तो 2 जगह यहाँ पर, इसमें देखेंगे तो एक ही जगह पर होगा। तो ऑक्सीडाइज किया तो अल्डिहाइड ग्रुप कार्बोक्सी ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसमें देखेंगे नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग है, ये माइल्ड है, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो ये दोनों कर देगा, अल्डिहाइड ग्रुप को कर देगा और प्राइमरी ग्रुप, तो इसको ये बनेगा आपका सैकरिक एसिड। इसमें ग्लूकोनिक एसिड बना, इसमें ना ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन बना है, इसमें क्या ना ग्लूकोऑक्साइम बना है, इसमें नॉर्मल हेक्सेन। और अगर हमने इसका एसिटाइलेशन कर दिया एसिटिक अनहाइड्राइड तो इससे आपको क्या होगा, जो सेकेंडरी हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन के H निकल जाएंगे, और क्या आ जाएगा वहाँ पर COCAC ग्रुप, तो इसको बोलेंगे ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बोलते हैं, ग्लूकोज पेंटेट। समझ आया। तो अगर आप HI के साथ करेंगे तो नॉर्मल हेक्सेन, हाइड्रोक्सिल के साथ करेंगे तो ग्लूकोऑक्साइम, हाइड्रोजन साइड से करेंगे तो ग्लूकोसाइनोहाइड्रिन। अगर ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन ही कर रहे हैं, तो ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो बनेगा ग्लूकोनिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे तो सैकरिक एसिड। और अगर एसिटाइलेशन करेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड तो बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ऐसे याद भी रखा तो चलेगा इसमें। ठीक है ना। कहाँ पे क्या हो रहा है वो देखिए, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी, यहाँ पर आप देखेंगे तो अल्डिहाइडिक और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, यहाँ पर सिर्फ अल्डिहाइड ग्रुप, यहाँ पर सिर्फ अल्डिहाइड के साथ, यहाँ पर अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन हुआ, बस हो गया। कर लीजिए नोट इसको भी। ओके, अब देखते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन सबको मालूम है नाइट्रोजनस कंपाउंड है, उसका हाइड्रोलिसिस किया तो आपको क्या मिलता है, अल्फा अमाइनो एसिड्स। ठीक है ना। तो अब देखिए अल्फा अमीनो एसिड्स, मैंने अभी अपने अल्फा अमीनो एसिड्स क्या होता है अभी ये हमको देखना। अल्फा अमीनो एसिड्स हमने अब क्या किया, कार्बोऑक्सिलिक एसिड से अल्फा हाइड्रोजन आइटम किससे रिप्लेस करना है आपको, ये जो अल्फा हाइड्रोजन आइटम है वो किससे रिप्लेस करना है आपको, NH2 ग्रुप से। तो बन जाएगा यहाँ पे आपका अल्फा अमीनो एसिड, क्योंकि अल्फा पर आपका अमाइनो ग्रुप है। तो अभी अल्फा अमीनो एसिड में 2 फंक्शन ग्रुप होते हैं, एक तो कार्बोक्सी ग्रुप और दूसरा अमाइनो ग्रुप, ये याद रखना है। अगर हमने किसी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस किया तो आपको 30 अल्फा अमीनो एसिड मिलेंगे, उसमें से 20 कॉमन होते हैं, ये याद रखना है आपको। और अमीनो एसिड के जनरली ट्राइबल नेम होते हैं, मतलब कॉमन नेम होते हैं, दे हैव ट्राइबल नेम्स। जैसे अभी ग्लाइसिन हैज स्वीट टेस्ट होता है क्योंकि उसका ग्रीक जो वर्ड होता है ग्लाइकोस का मीनिंग होता है स्वीट, इसलिए उसका स्वीट। ठीक है, तो ये ट्राइबल नेम याद है। फिर अभी प्रॉपर्टीज में याद रखेंगे तो अभी ये कैसे होते हैं आपके, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है अल्फा एसिड, सॉल्युबल इन वाटर है, नॉन वोलेटाइल है और हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बहुत आसान है। फिर ज्वाइटराइन याद रखना है, अल्फा एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो फिर वो क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन जाके अटैच हो जाती है, यहाँ पे लोन पेयर है ना, ये H जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो बन जाएगा NH3, यहाँ पे आ जाएगा -+, मतलब डाइपोलर आयन, इसको इनर सॉल्ट बोलते हैं और इसी को बोलते हैं ज्वाइटर आयन। ठीक है ना। कर लीजिए नोट इसको। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये भी बहुत ईजी है। इसको 3 टाइप में क्लासीफाई किया हुआ है, एसिडिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड, न्यूट्रल अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड में क्या होता है कि इसमें कार्बोऑक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है ये अमाइनो एसिड ग्रुप से ज़्यादा होता है, मतलब एसिडिक ग्रुप ज़्यादा होता है किससे, अमाइनो ग्रुप से। तो कार्बोक्सी ग्रुप मोर देन अमाइनो ग्रुप, तो एसिडिक। और बेसिक में उल्टा हो जाएगा, अगर अमाइनो ग्रुप मोर देन कार्बोक्सी तो फिर आपका बेसिक हो जाएगा। ये ज़्यादा हो गया ना, बेसिक नेचर का होता है ये, क्योंकि इसमें लोन पेयर होते हैं नाइट्रिक एसिड, इसलिए डोनेट होते हैं, तो ये बेसिक नेचर है। यहाँ पर एसिडिक कैरेक्टर, ये देखो कार्बोक्सी ग्रुप ज़्यादा है अमाइनो ग्रुप से, यहाँ पर अमाइनो ग्रुप ज़्यादा है कार्बोक्सी ग्रुप से। और न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों से होंगे, तो NH2 और CO, तो एक ग्रुप है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एग्जाम्पल इसका लाइसिन है, इसका ग्लूटामिक एसिड है। ठीक है ना, सिंपल टर्म्स है। फिर एसेंशियल अमीनो एसिड मतलब कि ऐसे अमीनो एसिड जो
बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं और उसको हम फूड से ऑब्टेन करते हैं, मतलब डाइट से ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इसेंशियल। मतलब अपनी बॉडी उसको सिंथेसाइज नहीं करती, उसको आपको फूड से मिलता है, उसको बोलते हैं क्या, इसेंशियल अमीनो एसिड। और ये 10 इसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है ना। फिर नॉन इसेंशियल उल्टा कर दो, विच कैन बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो अपने बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं अमीनो एसिड, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बोलेंगे उसको, वो भी 10 होते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो आपको देखना 2 अल्फा एसिड लिया तो एक अल्फा एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अल्फा एसिड के मतलब NH2 ग्रुप का H, तो वाटर निकल गया बाहर। तो एक यहाँ जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। CONH को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, याद रखना है। CONH को क्या बोलेंगे हम लोग, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा। तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप, तो प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन मतलब फाइबर लाइक, नाम से मालूम चल रहा है फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड चेन जैसे साइड बाय साइड ऐसे अरेंज होकर क्या बनाएंगे, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये क्या होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, डाइल्यूट एसिड, बेसिस, ठीक है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें इनसॉल्युबल रहते हैं। और इसके एग्जाम्पल मैंने कोलेजन याद रखना है, कैरेटीन, फाइब्रोइन, मायोसिन, ठीक है ना। उसके साथ ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे फोल्ड होकर ऐसा स्फेरिकल शेप ले लेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और ये सॉल्युबल इन वाटर, एसिड, बेसिस, इसमें सॉल्युबल रहता है। तो इसके जो एग्जांपल है वो इंसुलिन, ठीक है ना, थायरोग्लोबिन, ग्लोबुलिन बोलते हैं इसको, और इसको हीमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन, इतने एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। एक नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, याद करने वाला काम ज़्यादा है इसके अंदर। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये थोड़ा सा काम का है। तो अब यहाँ प्रोटीन की ज़्यादातर लेवल के बेसिस को क्लासीफाई किया हुआ है, मतलब स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएगा तो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा आपका प्रोटीन। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ये इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो सीक्वेंस में अरेंज रहता है, और ये कोई शेप को रिफर नहीं करता, सीक्वेंस ज़्यादा है। दिस स्ट्रक्चर रिफर्स टू सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, और शेप के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है ना। फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो 2 टाइप से अरेंज होता है, और ये शेप को रिफर करता है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट। ध्यान रखना, पॉलीपेप्टाइड चेन 2 टाइप के होते हैं इसके अंदर अरेंज होते हैं, एक तो अल्फा हेलिक्स और दूसरा बीटा प्लीटेड शीट। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो क्या हो जाएगा, कॉइल होगा, ऐसा कॉइल्ड बाय ट्विस्टिंग, ऐसे ट्विस्ट होगा राइट हैंड साइड, ऐसा राइट हैंड साइड ट्विस्ट होने लगेगा ऐसा, और स्पायरल होकर क्या बनाएगा, जिसमें DNA जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ऐसा ऐसा स्पायरल होगा, और इसको क्या लेंगे, अल्फा हेलिक्स बोलेंगे। और इसमें एक ही मॉलिक्यूल में रहता है, एक ही रहता है ना पॉलीपेप्टाइड, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है NH और CO के बीच में। कहाँ रहता है, NH ग्रुप होता है ना, एक अमीनो एसिड का और दूसरे का CO, इनके बीच में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इसके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और वो भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसमें। अच्छा, बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, चेंज क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है वो साइड बाय साइड अरेंज होगा, मतलब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर जो रहेगा वो अल्फा हेलिक्स को क्या करेंगे, बेंड करेंगे, ट्विस्ट करेंगे और फोल्ड करके 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसको बोलेंगे टर्शियरी। और टर्शियरी स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स से बन रहा है, मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर से फॉर्म हो रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। और याद रखना इसके अंदर जो मतलब जो फोर्स होता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हो सकता है वैन डर वाल्स फोर्स होता है, डाइसल्फाइड हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन हो सकता है, वो याद रखना है। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, 2 और मोर अमीनो एसिड चेन जो होता है, 2 ये अमीनो एसिड ये कंबाइन करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा कंबाइन होकर एक क्या बनाएगा आपका प्रोटीन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। वो कॉम्प्लेक्स कंबाइन करके क्या बनाएगा, जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वार्टरनरी। मतलब सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वार्टरनरी होता है, सबसे सिंपल प्राइमरी होता है। ऐसा थोड़ा सा इसको कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए ओके, अब देखते हैं एंजाइम्स। थोड़ा एंजाइम्स क्या होता है, बायो कैटलिस्ट फॉर वेरियस बायोकेमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिन्होंने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है उनको कैटलिस्ट के बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सो वहीं का ये रिपीट पार्ट है इतना, ठीक है। अब आपको याद रखना है, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, सारे एंजाइम क्या होंगे, प्रोटीन होंगे, और दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़रूरत लगती है इसकी, एंड दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट इन अ रिएक्शन। जैसे अब देखो माल्टोज लिया तो माल्टोज को माल्टेज एंजाइम लगेगा, मतलब ये स्पेसिफाइड होता है, स्पेसिफिक होता है हर एक रिएक्शन के लिए, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे एग्जांपल है अगर आप सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो, ठीक है। अब आप देखते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं मैकेनिज्म,
तो ये 2 स्टेप होते हैं। मैकेनिज्म में जो एंजाइम होते हैं उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बाइंडिंग एक्टिव सरफेस होता है बाइंडिंग के लिए। तो एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट के साथ क्या होता है, बाइंड करेगा और बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और सेकंड स्टेप क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा और एंजाइम बाहर निकल जाएगा और बनेगा आपका प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ईजी है। फिर हार्मोन्स की बात करते हैं। हार्मोन देखो, ग्रीक वर्ड हार्मोन का मतलब होता है एक्टिविटी अराउजर, एक्टिविटी करने वाला। ठीक है ना, और हार्मोन्स का मतलब सभी लोग जानते हैं जो बायो पढ़ते हैं। ठीक है, द सीक्रेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स, और उसके एग्जांपल लिखे मैंने एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। तो कुछ आपने इसमें दिए हुए हार्मोन्स लिख दिया मैंने, ऐसा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा सा टर्म इजी करके डाल दिया मैंने। इसके बाद विटामिन्स और लिपिड्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हमको देखना है इसके बाद कौन सा, न्यूक्लिक एसिड, थोड़ा सा वो देखना है, बस हो गया फिर आपका ये, इतना कर लीजिए आप। ओके, आप देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, बायोमोलिक्यूल है विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ ऑल लिविंग सेल्स। जो सेल्स होते हैं, सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में रहते हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन्स और क्रोमोसोम्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड। अब इसका कॉम्पोजिशन देखते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल का बना होता है ये, पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस। पेंटोस शुगर में याद रखना है डीएनए आरएनए होता है ना आपका, तो इन आरएनए में क्या होता है, पेंटोस शुगर प्रेजेंट इन बीटा डी राइबोस, और इन डीएनए में क्या होता है, पेंटोस शुगर प्रेजेंट होगा बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस। सेकेंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं होता है इसमें। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको आएगा समझ में। फॉस्फोरिक एसिड देखेंगे तो इट फॉर्म्स एन ईस्टर लिंकेज विथ हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ पेंटोस शुगर टू बाइंड द, मतलब जो 3rd और 5th पोजीशन में जो OH ग्रुप होता है उसके साथ आपका ये बाइंड हो जाता है। ठीक है ना, फॉस्फोरिक एसिड। तो और क्या बनाता है, न्यूक्लियोटाइड सेगमेंट, एक दूसरे के साथ बाइंड करके न्यूक्लियोसाइड सेगमेंट बनाएगा ये। ठीक है ना, लिंकेज रहता है, ईस्टर लिंकेज बनाता है। और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक बेसिस में याद रखना है, डीएनए की बात करते हैं तो इसमें प्यूरिन्स और पायरिमिडिन होते हैं। प्यूरिन्स में एडेनिन और गोनिन होता है, नाम याद रखिए। पायरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन होता है। तो एडेनिन को ए से डिनोट कर रहे हैं, गोनिन को जी से कर रहे हैं, और साइटोसिन को सी और थाइमिन को टी से करते हैं, ये याद रखना है, AGCT ऐसा। और आरएनए में क्या करते हैं, प्यूरिन्स में एडेनिन एंड गोनिन, जैसे इसमें कैसा है, प्यूरिन में एडेनिन गोनिन सेम है, और पायरिमिडिन में साइटोसिन और थाइमिन है, तो थाइमिन यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है, बस खत्म, बाकी सब सेम। ठीक है, कर लीजिए इसको। ओके, अब थोड़ा सा देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। ये बहुत आसान टर्म है। बेस शुगर यूनिट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। बेस शुगर फॉस्फोरिक यूनिट को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। टाइड जहाँ है तो 3 याद रखना है, साइड आए तो 2 याद रखना है, ऐसा। न्यूक्लियोसाइड तो शुगर बेस यूनिट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे तो बेस शुगर फॉस्फोरिक यूनिट को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टर्म हो गए पूरे। अब देखिए विटामिन्स में उसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिए, और एक टेबल है पूरा डिजीज़ और उसका सोर्स का, तो डिजीज़ के नाम याद रख लीजिए, पूरा कर सकते हो तो। और एक छोटा सा लिपिड है, लिपिड करने की जरूरत नहीं, सिर्फ विटामिन करना है तो इसके अगर करना है थोड़ा विटामिन टेबल, तो उसको कोई फायदा, क्योंकि वो एज इट इज़ है, उसको लर्न करना है, तो उसमें उतना प्रॉब्लम्स है नहीं, समझेगा। क्लासिफिकेशन थोड़ा देख लेना, क्लासिफिकेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट उसका, और उसके टेबल देख लेना, बस खत्म। तो ये हो गया आपका बायोमोलिक्यूल पूरा, कर लीजिए इसको अच्छे से तैयार। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं कौन सा लेना है अभी, तब तक पढ़ते रहिए।